शांति व्यवस्था बनाए रखिए। इतिहास, क्लास 10th का इतिहास का एक चैप्टर है हिंद चीन। बहुत ही मसालेदार चैप्टर है, इसको ढंग से समझिए। ये चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते यहीं पे आपको याद हो जाएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है हिंद चीन। हिंद चीन हिस्ट्री है ये। हिंद चीन हिंद चीन के अंतर्गत 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम हिंद चीन के अंतर्गत ये 3 क्षेत्र आते हैं। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये 3 क्षेत्र लाओस, कंबोडिया और वियतनाम हिंद चीन के अंतर्गत ये तीनों क्षेत्र आते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया कि हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद हो गया? तो इसका नाम, अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इसमें कि इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? हिंद चीन तो कहते हैं, इन तीनों क्षेत्र को कहते हैं हिंद चीन। तो हिंद चीन नाम क्यों पड़ा? तो इसका आंसर समझिए। ये लाओस और कंबोडिया पर हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव था। माने हिंदुस्तान में जो रीति रिवाज है, रहन सहन है, खान पियन है, पहना बढ़ावा है, इसको बोलते हैं संस्कृति। तो ये लाओस और कंबोडिया पर हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव था और वियतनाम पर चीन की संस्कृति का प्रभाव था। तभी नाम पड़ गया हिंद चीन। हिंद से हिंदुस्तान, ये जो दोनों है, ये लाओस, कंबोडिया, इस दोनों पर हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव था। हिंदुस्तान और वियतनाम पर चीन की संस्कृति का प्रभाव था। तभी इसको शॉर्टकट में नाम पड़ गया हिंद चीन। समझ में आया? तो हिंद चीन के अंतर्गत ये 3 क्षेत्र आ गए, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, अब क्या है कि इसका प्रमाण भी है कि लाओस, कंबोडिया पर हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव था। ये कैसे पता चलता है? तो एक राजा था सूर्यवर्मा। राजा सूर्यवर्मा ने अंकोर वाट का मंदिर बना रखा है कंबोडिया में। राजा सूर्यवर्मा ने अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बना रखा है। इसी से पता चलता है कि वहां पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। कौन? राजा सूर्यवर्मा ने क्या किया? अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ बनाया? कंबोडिया में। कंबोडिया में ये आता है परीक्षा में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। इसको बनाया किसने है? तो राजा सूर्यवर्मा ने। समझ गए? अब क्या है कि ये बेचारे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम पहले से ही किसी दूसरे देश की संस्कृति के प्रभाव में था नहीं। अब फ्रांस आ गया। फ्रांस की इच्छा थी कि इसको हम अपने कब्जे में ले लें, हिंद चीन को उपनिवेश बना ले। अब यहां से एक शब्द आ गया उपनिवेश। ये उपनिवेश क्या होता है समझिए। समझ में आ रही बात? क्या कर रहा हूं मैं? माने हिंद चीन पर, माने इस क्षेत्र पर अब फ्रांस चाह रहा था कि उसको अपने कब्जे में ले ले, माने उसको अपना उपनिवेश बना ले। तो एक शब्द आया उपनिवेश। क्या? उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश को कब्जा करके वहां बस जाता है जबरदस्ती,
अपने बल पे, दादागिरी के बल पे वहां पे बस जाता है, कब्जा कर लेता है, वहां पे अपना बाजार बना लेता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं उपनिवेश। एक शब्द होता है साम्राज्यवाद। क्या? साम्राज्यवाद। इतिहास में ये शब्द जो है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, ये सब आता रहता है। साम्राज्यवाद। ये दोनों लगभग एक ही, दोनों का मतलब लगभग एक ही है, मिलता जुलता है। साम्राज्यवाद कहेंगे कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश को कब्जा करके उसका आर्थिक शोषण करे, राजनीतिक शोषण करे, धार्मिक शोषण करे, सांस्कृतिक शोषण करे, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं साम्राज्यवाद। शोषण करने का मतलब, जैसे किसी, जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन आपका है, कोई जमीन आपका है, ठीक है, और दादागिरी करके कोई तीसरा व्यक्ति कब्जा कर ली जमीन को, और कब्जा करके और उस जमीन से वो फायदा उठा रहा है, उस पर दुकानदारी खोल लिया, बिजनेस लगा लिया, और तुम डर के मारे कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो व्यवस्था हुआ साम्राज्यवादी व्यवस्था हो गया। मानो वो शक्तिशाली व्यक्ति है तभी तो कमजोर व्यक्ति के जमीन को कब्जा कर लिया, नहीं, तो ये साम्राज्यवादी व्यवस्था हो गया। तो शोषण करने का मतलब कि उस जमीन से फायदा वो उठा रहा है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश को कब्जा करके उसका आर्थिक शोषण करता है। आर्थिक शोषण का मतलब कब्जा कर लिया और वहां से जो भी दौलत वाला सामान सब है वो उठा करके वो अपने यहाँ ले आता है, बोरा भर भर के। वहां पे सोना चांदी भर भर के ले जा रहा है, वहां कच्चा माल है। अच्छा, ये साम्राज्यवाद होता क्यों था? ये साम्राज्यवादी व्यवस्था का ये जन्म कहाँ से हुआ? साम्राज्यवादी व्यवस्था, उपनिवेशवाद व्यवस्था, इसका जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? तो औद्योगिकरण के जब हुआ तब से। तो एक शब्द आ गया आपको, औद्योगिकरण। देखिए, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या होता है? पहले जमाने में फैक्ट्रियों में जो काम होता था वो हाथ से होता था। कौन चीज से? हाथ से होता था। टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीन सब नहीं था, तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन ये बढ़ती हुई जनसंख्या ने औद्योगिकरण करने के लिए मजबूर कर दिया। बढ़ती हुई जनसंख्या मतलब हम दो हमारे 18, हम दो हमारे 15, हम दो हमारे 10, ऐसे माने 2 मियाँ बीवी और उसके बच्चे 10, 12, 8, 10 से कम तो था ही नहीं। तो भाई हाथ से जो काम किया जाएगा नहीं, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को की आवश्यकता को पूर्ति नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए उसकी जगह पर आ गया उद्योग, आ गया फैक्ट्री, माने मशीन आ गया, नया नया मशीन आ गया। अब जहां हाथ से काम होता था उसकी जगह पे मशीन आ गया। जब 200 मजदूर काम करता किसी काम को करने के लिए, अंजाम देने के लिए, उसकी जगह पर एक मशीन काफी था। तो कहा गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे आविष्कार होता है। नहीं, पहले लोग साइकिल से चलते थे, साइकिल का आविष्कार हुआ। पैदल से तो थोड़ा बढ़िया हुआ, तो देखा कि भाई वो साइकिल से जाने में बड़ा मेहनत लगता है, बड़ा दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है। उसके जब कोई फास्ट मूविंग गाड़ी हो जाता तो मोटरसाइकिल सब आया। नहीं, मोटरसाइकिल आ गया, कहा कि मोटरसाइकिल यार दुइये लोग चढ़ता है, चार माने ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग चढ़े। तो जीप हुआ, कार हुआ, है ये टेम्पो आया, फिर ये बस आ गया, ट्रक आ गया माल ढोने के लिए, रेलवे आया। मैं जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई खोज होता गया। इसलिए कहते ना कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। फिर मान लो दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो ट्रेन से जाते थे, बस से जाते थे। पहले तो साइकिल से भी पहुंच जाते थे, पैदल पहुंच जाते थे। तो देखा गई बड़ा समय लगता है। कोई ऐसा होता कि एक ही दिन में वो जाके घूम के चले आते सामान खरीद के। तो हवाई जहाज आ गया क्या,
तो जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे खोज होता जाता है। तो ये औद्योगिकरण जब हुआ, औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्रियां वगैरह जो लगना शुरू हुआ है, तो क्या हुआ कि फैक्ट्रियों में उत्पादन का काम मशीन से होना शुरू हो गया। तो जब फैक्ट्रियों में उत्पादन का काम मशीन से होता है तो उसे बोलते हैं औद्योगिकरण। और नया नया मशीन सबका भी बनना शुरू हो गया, नया नया मशीन बनना शुरू हो गया, तो उत्पादन के काम में मशीन को भी लगाया गया। समझ गए बात? तो अब देखो, मैंने कहा था कि साम्राज्यवाद का जन्म कहाँ से हुआ। तो जब औद्योगिकरण हुआ, बड़े बड़े मशीन सब लगने लगे, बड़ा बड़ा देश सब, तो क्या हुआ, तो उसके यहाँ तो कच्चा माल था नहीं। कच्चा माल का मतलब, कच्चा माल का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कुर्सी बनाने का फैक्ट्री खोलना है, प्लास्टिक का कुर्सी, तो कुर्सी जिस चीज से बनेगा कच्चा माल चाहिए ना। लकड़ी का फैक्ट्री खोलना है, माने कुर्सी बनाना है, लकड़ी का बहुत सारा सामान बनता है, तो उसके लिए लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी कच्चा माल हो गया। तो कच्चा माल था नहीं, जो बड़े बड़े देश सब थे जिन्होंने औद्योगिकरण की शुरुआत कर दिया, कच्चा माल था नहीं उसके यहाँ, तो उसने क्या किया, कच्चा माल की तलाश में घूमने लगे कि कौन से देश में कच्चा माल मिलेगा, कौन सी जगह पे कच्चा माल मिलेगा। समझ रहे बात? तो जो शक्तिशाली देश सब था कच्चे माल की तलाश में घूमता रहता है। जो कमजोर देश मिला बस धावा बोल दिया, वो कब्जा कर लिया और वहां से कच्चा माल उठा उठा करके लेना शुरू कर दिया। मतलब क्या, आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया, माने धन संपत्ति सब ले जाना शुरू कर दिया ना। राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण, धार्मिक शोषण। धार्मिक शोषण का मतलब जब ज्यादा दिन तक वो रह जाएगा वहां पर, तो क्या करेगा, वो धर्म के मामले में भी वहां जो विधि व्यवस्था है सब में वो टांग अड़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे तो बुद्धि रहता है ना, कब्जा करे तो भाई बुद्धि रहता है ना उसको, अब वहां तो भाई निर्दोष जनता रहती है। अब क्या करे, जैसे तैसे कब्जा कर लेता है। तो इस साम्राज्यवाद समझ गए हैं? और उपनिवेशवाद, उपनिवेश का मतलब हो गया कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश को कब्जा करके वहां पर बस जाता है, वहां पे मार्केट बना लेता है, समझ गए बात, फैक्ट्री सब लगा लेता है, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं उपनिवेशवाद। क्या बोलते हैं? उपनिवेश। तो व्यापार करने के लिए हिंद चीन पर अब बाहर से लोग सब आने लगे। ठीक है, तो बाहर से जो आने लगे उन सब में था पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, फ्रांस। कौन कौन? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया, माने व्यापार करने के हिसाब से, कहाँ? हिंद चीन में। हिंद चीन या हिंदुस्तान ही को, हिंद चीन में सबसे पहला व्यक्ति जो व्यापार करने के हिसाब से आया कौन था? पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में आया, यह आता परीक्षा में, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली था, 1498 ईस्वी में व्यापार करने के ख्याल से हिंद चीन पहुंचा सबसे पहले। हाँ, भारत की, तो कहते हैं ना कि भारत का खोज किसने किया, तो कहते हैं ना वास्को डी गामा। भारत का खोज किया मतलब भारत आने का रास्ता मिल गया उसको। हाँ, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि भारत का खोज किसने कर दिया? वास्को डी गामा। मतलब भारत आने का उसको रास्ता मिल गया। समझिए बात? तो कुछ व्यापारी सब यहाँ आए, व्यापारी सब तो बहुत सारे आए, तो जो शक्तिशाली व्यापारी था वो टिक गया, छोटा मोटा व्यापारी को अपने रास्ते से चपका दिया, हटा दिया, और जो बड़ा बड़ा शक्तिशाली व्यापारी सब था वो टिक गया। तो देखो, हम कहने वाले थे कि ये बेचारे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम पहले से ही हिंद चीन के कब्जे में था। उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस चाह रहा था उसे उपनिवेश बना ले, हिंद चीन को उपनिवेश बना ले। उपनिवेश का मतलब समझ गए, माने कब्जा कर ले, यहाँ पे बस जाए, वहां पे अपना बिजनेस व्यापार सब कुछ कर ले, घर बार बना ले। ठीक है, तो फ्रांस का व्यक्ति जो हिंद चीन में बस गया उसको कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। ये नया शब्द सीखा, कोलोन। फ्रांसीसी जो
हिंद चीन में बस गया, या हिंद चीन में बस जाने वाले फ्रांसीसी। हिंद चीन में, हाँ, हिंद चीन में बस जाने वाले फ्रांसीसी। समझिए बात। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बस गया, जो रह गया अपना घर बना करके, उसको क्या बोलते हैं? कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। अब फ्रांस आया, तब फ्रांस का कुछ मकसद होगा ना। हिंद चीन में उपनिवेश बनाने का है, ध्यान समझो। मैंने कहा अब फ्रांस का चर्चा कर दिया। हिंद चीन में अपना उपनिवेश बनाने के पीछे फ्रांस का मकसद क्या था? फ्रांस आ गया ना। फ्रांस चाहता था हिंद चीन को उपनिवेश बना ले। उसके पीछे इसके 3 कारण थे। यह आता परीक्षा में। हिंद चीन में फ्रांस के उपनिवेश स्थापित करने के पीछे क्या कारण थे? किस कारण से फ्रांस चाहता था हिंद चीन को अपने कब्जे में कर ले? क्यों? तो उसके 3 कारण थे। पहला कारण, वहां से वही कच्चा माल का, मैंने कच्चा माल बड़े आसानी से मिल जाएगा। समझिए बात। ये जो हिंदुस्तान था, हिंद चीन, कच्चा माल का खजाना था। लगभग जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक देश सब थे, सबका ध्यान इसी पर, हाँ, हिंद चीन पर। तो फ्रांस का जो मकसद था, पहला मकसद क्या था? वहां से कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कच्चा माल। फिर पहला मकसद। दूसरा मकसद, वहां के पिछड़े और असभ्य समाज को सभ्य बनाना। सभ्य बनाने का मतलब, हमारे जनता से वहां बिल्कुल कुछ जानकारी है ही नहीं, पिछड़ा हुआ समाज है। तब फ्रांस सोच रहा था कि हम पढ़ा लिखा करके, ठीक है, धनवान बना देंगे, बुद्धिमान बना देंगे, माने सभ्य बना देंगे। तब पिछड़े और असभ्य समाज को सभ्य बनाना दूसरा मकसद था। पिछड़े और असभ्य समाज को सभ्य बनाना, ये दूसरा मकसद हो गया। तीसरा मकसद, हिंद चीन पर खड़े होकर विषम परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। क्या बताया? विषम परिस्थिति में हिंद चीन पर खड़े होकर, हिंद चीन पर खड़े होकर संकट की घड़ी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। समझ गए बात? ये 3 मकसद था। कच्चा माल की प्राप्ति हो जाएगा आसानी से, पिछड़े और असभ्य समाज को सभ्य बना देगा, और तीसरा मकसद था कि हिंद चीन पर खड़े होकर के संकट की घड़ी में, संकट के समय में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। नहीं माने एक तो जब ही यहाँ पर मतलब कब्जा कर लेगा तो धनवान हो जाएगा ना। नहीं, और ये संकट की घड़ी कह रहा है। संकट की घड़ी मतलब भाई यहाँ पर वो बना हुआ रहेगा तो यहाँ का जनता सभी तो उसको साथ देगा। संकट की घड़ी जब आएगी तो उस समय सहायता करेगा उसको। तो क्या किया फ्रांस ने? जिस मकसद से उसको अपने कब्जे में करना चाहो तो कर लिया, कब्जा तो हो गया। उसके बाद वियतनाम का 2 शहर था, तोंगकीन और अन्नाम। क्या? तोंगकीन और अन्नाम, ये वियतनाम का शहर है। वियतनाम का शहर तोंगकीन और अन्नाम, ये दोनों जगह बड़े ही समृद्धशाली, माने पैसे वाला था, दौलतमंद था। तो इस पर जो है फ्रांस का नज़र टिका हुआ था।
कब्जा कर भी लिया, और कब्जा करने के बाद क्या किया, शोषण मूलक रवैया अपना लिया, शोषण करना शुरू कर दिया। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, कुछ शोषण का इसका उदाहरण देखो। तो कब्जा कर लिया, और उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या किया उसने, अपना भाषा चला दिया, कहा कि फ्रांसीसी भाषा चलेगा सिलेबस में। ठीक है, तो कुछ कॉलेज वाले, कुछ यूनिवर्सिटी ने उसकी बात को नहीं माना, तो क्या किया, वार्षिक परीक्षा जब हुआ सबको फेल कर दिया, सारे बच्चे को फेल कर दिया। माने मेरा भाषा नहीं माना तो जाओ फेल हो जाओ, समझिए बात। तो ये शोषण हुआ कि नहीं, माने शिक्षा मतलब वहां के सामाजिक व्यवस्था को इंटरफेयर किया उसने। ठीक है, और क्या किया, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था किया। क्या, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब है कि इस व्यवस्था में नौकर का कोई हक नहीं होता, नौकर का कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, सारा अधिकार किसका होता है, राजा का, मालिक का सारा अधिकार होता है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में। समझिए बात कि नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। और इसके साथ साथ जो है कुछ बढ़िया काम भी किया, यानी कृषि व्यवस्था में सुधार किया। कृषि माने रबर की खेती, क्या, रबर की खेती, और धान की खेती को तो इतना बढ़ा दिया वहां पे, चावल की खेती को, ये पूरे संसार का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया, वियतनाम। समझ में आया। तो आज के क्लास में ये हिंद चीन से संबंधित इतने सारे टॉपिक देखे, इसके बाद इसके अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।